ये जो इंग्लैंड ने इस बार टीम भेजी है ना इंडिया खेलने के लिए टेस्ट सीरीज, इसने और कुछ किया हो या ना किया हो, इंडियन प्लेयर्स की और इंडियन फैंस की नाक में दम जरूर कर दिया है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये इंग्लैंड टीम जिस तरह से खेल रही है, इसने अच्छी खासी परेशानी कर दी है। और ये परेशानी होने के बहुत सारे रीजंस और भी हैं। एक तो इंडियन टीम की बैटिंग अप्रोच, दूसरा रोहित शर्मा की कप्तानी, तीसरा इन लोगों का जो धर्म संकट है ये पिच सिलेक्ट करने के लिए कि स्पिनिंग ट्रैक खिलाएं या क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं, और चौथा जो है वो ये है कि विराट कोहली की एब्सेंस, क्योंकि विराट कोहली के ऊपर ये हैविली डिपेंडेंट है। बैट्समैन इनके चल नहीं रहे हैं बिल्कुल। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे इस वीडियो में। दूसरे टेस्ट मैच में क्या हुआ ये हम सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। इंडिया ने पहली पारी में सफिशिएंट रन्स नहीं बनाए, जैसा कि पहले टेस्ट में इन्होंने किया था। दूसरे टेस्ट मैच में बिल्कुल रिपीट स्टोरी हो गई। फिर उसके बाद इंग्लैंड ने जरूर आपको 140-43 रन का आपको लीड दे दी थी, लेकिन उसके बाद दूसरी पारी में ये लोग बिल्कुल ही बकवास तरीके से बैटिंग करके चले गए। वो तो शुभमन गिल ने अगर रन नहीं बनाए होते तो हमारी तो हालत खराब हो चुकी होती। बिल्कुल हमने देखा ही था कि जो सेकंड टेस्ट के एंड में जो हमने वीडियो किया था उसमें हमने डिस्कस किया था। तो हम सभी लोगों को मालूम है कि हालत क्या है इंडियन टीम की। और इस टाइम इंडियन टीम बिल्कुल भी इस सिचुएशन में नहीं है कि वो इंग्लैंड को लाइटली ले सके, जैसा कि इंडियन फैंस पहले सोच रहे थे कि इंग्लैंड टीम जब आएगी तो हम उनको बिल्कुल 5-0 से या 4-0 से तो लपेट ही देंगे। तो ये तो हम सबको पता चल गया है कि अब इस सीरीज का क्या होने वाला है। क्या होने वाला है अगर ना भी पता हो तो ये सीरीज आसान नहीं होगी, ये बात तो हमको बहुत अच्छी तरह से पता है। अब जो तीसरे टेस्ट मैच के लिए या चौथे पांचवें टेस्ट मैच के लिए जो इंडियन टीम का डिक्लेरेशन होने वाला है, उसके लिए पूरी दुनिया बिल्कुल पागल हुई पड़ी है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लोग तो बिल्कुल अपने ऐसी खबरें भेज रहे हैं कि जैसे बिल्कुल बीसीसीआई के बोर्ड रूम के अंदर उनकी पहुंच है या उन्होंने माइक्रोफोन फिट कर रखे हैं वहां। और उसके बारे में मैं बात करूंगा कि जो मेरी फीड में कुछ वीडियोस आते हैं उसमें किस तरह के जोकर टाइप की बात लोग करते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि हमारे दो व्यूअर्स हैं, कॉनन द लाइब्रेरियन और हिमांशु पाल। इन लोगों ने 2 क्वेश्चंस मुझसे पहले पूछे थे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉनन द लाइब्रेरियन। उन्होंने कहा कि ये चंगू मंगू कब तक हमारी जान लेते रहेंगे, ये सरफराज ने बेचारे ने क्या बिगाड़ा है। तो ये बात सही है कि ये तो देखिए, यहां हम लोग इस चैनल पे जो बात करते हैं दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स एंड ऑन द स्पॉट एंड ऑन द डे। हाँ, उसने पहले क्या किया है क्या नहीं किया है ये इससे हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए, जब एनालिसिस की बात होती है तो एनालिसिस में हम बात करते हैं प्रेजेंट में जो क्या हुआ है। अब इसके पहले किसी आदमी ने 25 शतक बनाए हुए हैं तो उससे क्या फायदा है अगर इस मैच में उसने गलती से शॉट मार के और वो आउट हुआ है, मैच की सिचुएशन के हिसाब से अगर नहीं खेला है तो हम इसी के बारे में बात करेंगे ना। इस चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा हमने रोहित शर्मा और विराट कोहली को अच्छा खासा क्रिटिसाइज किया है जब वो गलत खेलते हैं। तो जबकि इस बारे में कोई डाउट ही नहीं है कि हम ये भी मानते हैं कि वो दोनों इस टाइम इंडियन टीम के सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। सबसे अच्छे ना भी हो तो भी सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन तो हैं, क्योंकि बैट्समैन कम्स विद अ रेपुटेशन एंड बॉलर ऑल्सो। सामने वाली टीम को ये मालूम रहता है कि ये जिस दिन अपने फॉर्म में होगा उस दिन ये हमको तहस नहस कर देगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन जब ये लोग गड़बड़ करते हैं तो इनका क्रिटिसिज्म होता है। अभी ये शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर से हमको कोई पर्सनल प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये पिछले 10-12 मैचेस से क्या कर रहे हैं। और देखिए, एक बैट्समैन ठीक है आउट हो जाता है अच्छा खेलते हुए, जैसे कि केएल राहुल के साथ अक्सर कई बार उसका एक पैच ऐसा आता है जब वो मतलब ऐसा हो जाता है कि वो बहुत ही अजीब तरीके से आउट होने लगता है। वो मतलब वो बॉल छोड़ने जाएगा तो वो बाहर उसके बल्ले में लग के अंदर आ जाएगी, या फिर वो पुल शॉट मारेगा तो फॉरवर्ड शॉट लेग को लगेगी बॉल, फिर बलून अप हो जाएगी और फिर कोई कैच पकड़ लेगा मिड विकेट पे। 50 तरीके से वो आउट हो चुका है इस तरह से, जिसको वही कहते हैं ना कि जब आपकी किस्मत खराब होती है तो आप ऊंट पे बैठे होगे तो भी आपको कुत्ता काट लेगा। उस तरह की सिचुएशन हो जाती है केएल राहुल के साथ। ये अगर चंगू मंगू के साथ हुई हो तो मैं मानता हूं, लेकिन ये तो खेल ही गलत रहे हैं ना। ये तो इनका तो खेलने के तरीके से लगता है कि इनकी दम निकली हुई है, बिल्कुल इनको कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। और ये जब अपने घर में इस तरह से खेलेंगे तो आगे जाके फॉरेन की विकेट्स पे क्या करेंगे। आपने देखा साउथ अफ्रीका में क्या हुआ,
और आप श्रेयस अय्यर जिस तरह से दूसरे टेस्ट मैच में वो जेम्स एंडरसन की 132 की स्पीड की बॉल के ऊपर वो विकेट छोड़ छोड़ के, और वो जिस तरह से हम खेलते थे अपनी यंग डेज में तेज बॉलर से डर के, वो उस तरह से अगर शॉट अटेम्प्ट करेगा तो फिर तो क्रिटिसिज्म होना बिल्कुल जायज है। और आपको ये बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं देता है कि आप ऐसे बैट्समैन को ऑस्ट्रेलिया लेके चले जाएं जहां पे कि मतलब अच्छे खासे खेलने वाले बल्लेबाज जो हैं उनको डर लगा रहता है शॉर्ट पिच बॉलों का। तो इस वजह से क्रिटिसिज्म है। आप ढंग से खेलो। देखिए, बैट्समैन आउट हो सकता है, अच्छा खेलते हुए भी आउट हो सकता है, कोई बॉल बहुत अच्छी पड़ जाए, लेकिन आपकी अप्रोच तो दिखे कम से कम हमको। आपकी तो यहाँ अप्रोच ही नहीं है। और सेकंड इनिंग्स में, सेकंड टेस्ट में जो श्रेयस अय्यर ने शॉट मारा है, आप देखिए, यू आर शॉर्ट ऑफ रन्स। तो सबसे जो भी पुराने बैट्समैन हुआ करते थे, जेफरी बायकॉट, सुनील गावस्कर, ये लोग टेक्निकली बहुत अच्छे बैट्समैन माने जाते थे। और इन लोगों का हमेशा ये कहना था कि व्हेन यू आर रनिंग थ्रू अ बैड फॉर्म, देन द बेस्ट थिंग इज टू गो बैक टू योर बेसिक्स। मतलब आप सबसे पहले तो आप एरी फेरी शॉट्स जो हैं वो बिल्कुल कट आउट कर दीजिए, अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए कि नहीं, मैं ये हवा में खेलूंगा ही नहीं बॉल। लेकिन होता क्या है कि कई बार ये जो यंग प्लेयर्स हैं, खासतौर पर ये व्हाइट बॉल में जो ज्यादा खेलते हैं, तो इनको ये लगता है कि वी कैन गेट आउट ऑफ द बैड फॉर्म बाय हिटिंग शॉट्स, चौके छक्के हवा में मार के, ग्राउंड के बाहर मार के, और मैं आई गेट अ गुड स्कोर। जबकि ऐसा होता नहीं है। जब आपके बल्ले में ही बॉल नहीं आ रही है तो आप शॉट मार के छक्का कैसे मार दो? ये बात इनको समझाना चाहिए किसी को। अब ये जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट की है, कोच की है, और कोच और मैनेजमेंट के अलावा और किसी से तो ये पूछने जाते नहीं है। ऐसा तो नहीं कि सुनील गावस्कर के पास जाते होंगे पूछने की सर मैं कैसे खेलूं, लेकिन कोच और मैनेजमेंट के पास तो अथॉरिटी भी है और उनकी जिम्मेदारी भी है। तो वो तो बिल्कुल अपने आप को असर्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये तुम ये हवा में शॉट नहीं खेलोगे, और उसके बाद खेलते हैं तो फिर इनको रिप्रीमांड भी करना चाहिए। तो ये तो हुई श्रेयस अय्यर की बात। अब शुभमन गिल ने तो चलो अपना थोड़ा सा अपने आप को बचा लिया, दूसरी पारी में जो किस्मत ने उसका साथ दिया और उसने रन वन बना दिए, सेंचुरी बना दी, तो अब कम से कम अगले 5-6 टेस्ट मैच तो वो बाहर नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर से वही गंदगी करने लगे जो गंदे शॉट मार मार के आउट हुआ है। अब नाउ ही नीड्स टू इंप्रूव हिज टेक्निक अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर स्पेशली। तो वहां पे उसको कुछ करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये इस तरह से काम चलेगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब आपके पास एक कुशन मिल गया है आपको ये सेंचुरी के बेसिस के ऊपर, तो अब आप रन बनाओ, और ये कॉन्फिडेंस आपको लेके जाना चाहिए। खास तौर पे अब जब किस्मत से अगला मैच राजकोट में है, तो राजकोट तो ट्रेडिशनली बैटिंग विकेट रहा है। हालांकि बैटिंग विकेट मुझे नहीं लगता कि ये देंगे। अब इनके पास मुझे लगता है कि अब इनको स्पिनिंग ट्रैक बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग ट्रैक अगर दे दिया ना, तो अगर आप चौथी पारी में इंग्लैंड को 600 रन का भी टारगेट दोगे ना, तो वो जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं वो बना देंगे वो रन। अभी इंग्लैंड के साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि इन्होंने तो बैटिंग ही अपने ठीक ढंग से नहीं की है। ये तो हर बॉल को मारने के चक्कर में, अदरवाइज जो रूट जिस तरह से आउट हुआ है, मैंने उसको कभी भी इस तरह का गंदा शॉट मार के आउट होते हुए देखा नहीं है। और अगर वो ठान ले कि नहीं मुझे नहीं करना है ये सब, मैं तो ट्रेडिशनली खेलूंगा, मैं 200 रन बनाने जाऊंगा, तो आप उसका हाथ पकड़ नहीं सकते। बुमराह कितनी बॉलिंग कर, यार चलिए उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। दूसरा, हिमांशु पाल ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था जब मैं ये कह रहा था कि ये मुकेश कुमार जो है ये 130-32 की स्पीड में बॉलिंग करता है, और ऐसे बैट्समैन, ऐसे बॉलर को स्टेडियम के आसपास भी भटकने नहीं देना चाहिए। तो हिमांशु पाल का कहना ये था कि ग्लेन मैकग्राथ भी तो 130 की स्पीड में बॉलिंग करता था, तो मतलब इसके पीछे मेरा क्या आर्गुमेंट है? तो बात यह है हिमांशु कि ग्लेन मैकग्रा ने करियर की शुरुआत से 130 की बॉलिंग नहीं की थी, वो भी पहले 140 के ऊपर ही बॉलिंग करता था। वो अब आपकी शायद उतनी उम्र नहीं है, लेकिन मैंने तो उसका करियर शुरुआत से देखा है। तो ये कहने को जेम्स एंडरसन, अब जेम्स एंडरसन भी 130 की बॉल कर रहा है ना, लेकिन जेम्स एंडरसन को आपने 2004 में नहीं देखा है, वो भी 140 के ऊपर ही बॉल करता था। शुरुआत में ये सारे लोग वही करते हैं। दूसरी बात ये भी है, बॉल 130 पे रहने दो, मैं ये नहीं कह रहा बॉल 120 पे रहने, लेकिन कम से कम कुछ मूवमेंट तो हो बॉल में, या तो स्विंग हो या सीम हो रही हो बॉल आपकी, या फिर आप कंटिन्यूसली एक टप्पे पे ही डाल रहे हो। अगर कोई बॉलर कंटिन्यूसली एक टप्पे पे ही डालता रहे तो भी तो कम से कम बैट्समैन को कुछ सोचने को मजबूर होना पड़ता है ना, कि भैया अगर मैं उसकी बॉल अगर विकेट पे जा रही हो तो बैट्समैन ये सोचता है कि यार मैं रिस्क लूंगा तो मैं एलबी हो जाऊंगा या बोल्ड हो जाऊंगा, कुछ भी हो सकता है। बैट्समैन को कुछ तो सोचना पड़े। आप ऑफ स्टंप के बाहर, ऑफ स्टंप पे
चौथे पांचवें स्टंप पे आप बॉल करो, कुछ करो, लेकिन मुकेश कुमार तो क्या करता है, एक बॉल छोटी, एक बॉल पैर पे, एक बॉल आगे, और उसके ऊपर बाउंसर भी मारने की कोशिश करेगा 130 की स्पीड में, और बॉल घूम रही ही नहीं है, बॉल में कुछ हो ही नहीं रहा है, सीधी सीधी बॉल। ऐसी बॉल तो मैं और आप भी फेंक सकते हैं ना, तो फिर होगा क्या, वही होगा, 2 ओवर में 20 रन ठोकेंगे। तो मुझे उस चीज से प्रॉब्लम है। आपकी बॉलिंग कैसी भी हो, बॉल में अब जेम्स एंडरसन जो बॉल कर रहा है वो बॉल 130 की स्पीड पे ही आती है, लेकिन पता नहीं रहता है कि वो अंदर आएगी, बाहर आएगी, और क्या करेगा, ये बॉल थोड़ी सी छोटी कर देगा, कब आगे कर देगा। आप देखो ना, उसके 17 ओवर में 40 रन, 3 विकेट, तो ऐसी परफॉर्मेंस तो वी वुड ऑलवेज वेलकम। हमको क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि आपको शायद मेरा आर्गुमेंट पसंद आएगा, अदरवाइज आप बताएं आपको क्या लगता है। तो ये तो हो गई हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस की बात। अब हम बात करें कि ये जो पूरी दुनिया पागल हुई पड़ी है कि ये तीसरे टेस्ट मैच में, चौथे में, पांचवे में क्या टीम होगी, विराट आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में मेरा कहना ये है, पता नहीं ये दुनिया क्यों इतना पीछे लगी हुई है। देखिए, हम और आप भी जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, हमको लगता है कि हमारे घर में कुछ हमारी जरूरत है, क्या हम छुट्टी नहीं ले सकते? तो अगर एक आदमी ने छुट्टी मांगी है तो हम क्यों उसकी जिंदगी हलकान किए दे रहे हैं, पूछ पूछ के कि वो कब आएगा और क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। अब खुदा ना खास्ता मेरे ही घर में या आपके घर में अगर कोई परेशानी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो हम क्यों चाहेंगे कि हम पूरी दुनिया को बता दें क्या हो रहा है मेरे घर में? ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। तो इतना ज्यादा तो वो नहीं करना चाहिए। अगर विराट कोहली ने कहा है कि वो अनअवेलेबल है तो वो अनअवेलेबल है, उसमें ब्लेम करने की अब दुनिया ये कह रही, ट्विटर पे गालियां देने लग गई है, तुमको देश की चिंता नहीं है, ये नहीं है। अरे ऐसा नहीं होता है भाई, आप अपने आप को उसकी जगह रख के देखो। अगर आपके घर में परेशानी होगी तो क्या आपको देश की चिंता नजर आएगी? नहीं होगा ना। तो उसमें इतना क्या क्रिटिसाइज करना है। मैं भी कोई विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन एक चीज होती है पर्सनल स्पेस। हाँ, ये ऐसा तो नहीं है ना, आप उसको ब्लेम तब कर सकते थे जब वो ये छुट्टी लेके और अभी इंग्लैंड घूमने गया होता या स्विट्जरलैंड में डला होता, तब आपको ब्लेम करने का पूरा हक था कि यहाँ देश को तुम्हारी चिंता है, तो तुम्हारी जरूरत है और तुम स्विट्जरलैंड में पार्टी मना रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है ना, वो है तो यही ना, इंडिया में ही है। आप सबको पता है कि वो इंडिया में है। बीसीसीआई से उसकी बात नहीं हो पा रही है। बीसीसीआई क्या करेगा? बीसीसीआई कोशिश कर रहा है और बीसीसीआई से बात भी नहीं हो पा रही है। अब इसमें लोग बाग ये भी कह रहे हैं, अरे नहीं, विराट कोहली बताना चाहता है कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं, अब तुम मेरे बिना ये सीरीज जीत के बताओ। तो ये आर्ग्यूमेंट मुझे समझ में नहीं आता। कोई भी इतना अच्छा बैट्समैन जो कि सबसे पहले तो ये क्लेम करता हो कि मैं टेस्ट क्रिकेट को टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूं। दूसरी बात ये कि अभी उसके सामने माइलस्टोन्स हैं। माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए चलिए वो क्रेजी ना भी हो, लेकिन एक आदमी को अपनी रेपुटेशन का वो होता है, एक लेवल आता है जब आदमी पैसे कमाने के लिए काम नहीं करता, वो अपनी रेपुटेशन के लिए या अपने आप को फर्दर इंप्रूव करने के लिए और हमेशा टॉप पे बने रहने के लिए काम करता है। आज मुकेश अंबानी है या रतन टाटा है, इस तरह के जो बिजनेसमैन हैं, ये क्या पैसे के लिए काम कर रहे हैं? पैसे के लिए नहीं काम कर रहे हैं, ये टॉप पे बने रहना चाहते हैं। तो वो वाली बात क्रिकेटर्स के, स्पोर्ट्समैन के साथ भी होती है। तो इसके साथ मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली जस्ट ये बताना चाह रहा है कि मैं कितना बड़ा खिलाड़ी हूं, कि मैं टीम में नहीं रहूंगा तो आप हार जाओगे। ये बात नहीं है, बल्कि उसका दूसरा तरीका ये होता कि मैं हूं टीम में, अब इंग्लैंड टीम हरा के बताए और मैं सबसे ज्यादा परफॉर्म करूंगा, उसके बाद आप खुद ही देख लेना कि मैंने क्या परफॉर्म किया और बाकी टीम ने क्या परफॉर्म किया। तो उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा। अभी इस सीरीज में आई एम श्योर कि ये दोनों इतने अच्छे बैटिंग विकेट्स थे, यहां विराट कोहली होता तो ये दोनों मैचेस में मुझे लगता है 2 सेंचुरीज तो उसकी पक्की थी, क्योंकि वो ऐसे मौके हाथ से जाने नहीं देता। खास तौर पे वैजाग का जो टेस्ट मैच था, वो तो इतना बढ़िया बैटिंग विकेट था कि उसमें विराट तो दोनों पारियों में सेंचुरी मार देता। ऐसे मौके विराट नहीं जाने देता है अपने हाथ से। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि विराट कोहली कुछ अपना ईगो के चक्कर में, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो दिखाना चाहता है, ये सब गलत बात है। उसे भी पता है मैक्सिमम 3-4 साल उसको टेस्ट क्रिकेट और खेलना है। अभी उसके सामने माइलस्टोन्स हैं, भले ही वो सोच रहा हो नहीं सोच रहा हो, लेकिन अगर एक पॉसिबिलिटी है 100 सेंचुरीज बनाने की इंटरनेशनल, तो उसको क्यों छोड़ेगा वो? और इतने ज्यादा मतलब हलवा टाइप के विकेट के ऊपर कौन बैट्समैन छोड़ना चाहेगा? अरे मैंने क्लब लेवल में देखा है, रणजी ट्रॉफी लेवल पे देखा है मैंने, कि जहां बैटिंग विकेट होता है बैट्समैन आ जाते हैं बिल्कुल सारे रस्सा कशी करके कि आओ अब मैदान में, ये तो मौका है मेरे पास और रन बना दो। तो ये सब बेकार की बातें, मुझे नहीं लगता। फिर ये कि बुमराह आएगा कि नहीं आएगा टीम में, मतलब पता नहीं। बुमराह आइडियली मुझे लगता है कि 5 टेस्ट मैच की सीरीज काफी लंबी होती है और तीसरे टेस्ट मैच में
हालांकि गैप बहुत ज्यादा है। लोग ये कह रहे हैं कि पता नहीं बुमराह को शायद रेस्ट कर देंगे वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए, लेकिन उसके बाद फिर चौथा पांचवा जो टेस्ट मैच है उनमें ज्यादा गैप नहीं है, तो इसलिए वो फिर 2 टेस्ट उसको कंटिन्यूअसली खेलने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि बुमराह को 3rd टेस्ट मैच तो खेलना चाहिए, उसके बाद भले चौथे टेस्ट मैच में गैप दे दें उसको, अगर देना ही है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि हाउ इज बुमराह फीलिंग अबाउट हिमसेल्फ, अबाउट हिज फिटनेस, क्योंकि सबको पता है कि इसके बाद आईपीएल है, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप है, तो क्या करना है। एक प्लेयर अपनी बॉडी के बारे में वो खुद से ज्यादा, उससे ज्यादा अच्छा और कोई नहीं बता सकता, तो ये कॉल बुमराह को लेनी है। ब्लैक सेंस ये बनता है कि 3rd टेस्ट मैच खेले बुमराह, चौथे में रेस्ट ले ले और 5वां फिर से खेले, तो फिर उसके बाद अब लेकिन ये देखिए आप, ये यूट्यूब के चक्कर में क्या होता है, मेरी फीड में ऐसे ऐसे जोकर टाइप के फीड्स आते हैं। एक आदमी को तो मैं ये जो टीम डिक्लेयर के बारे में चल रहा है कि अभी टीम आ रही है, मतलब हर आदमी ये चैनल खोल के बैठा हुआ है, बस अभी टीम आने वाली है, बस ब्रेकिंग है और ऐसा है और फलाना आ रहा है ढिकाना, विराट कोहली क्यों नहीं आ रहा, बुमराह खेल रहा है कि नहीं, ये हो रहा है कि नहीं, वो हो रहा है कि नहीं, इसी में लगे हुए हैं लोग बाग। अब जब टीम डिक्लेयर हो जाएगी तब बाद में डिस्कस कर लेंगे, हम भी करेंगे डिस्कस। कल तो मैं हंसते हंसते पागल हो गया, एक आदमी का मेरे मोबाइल में फीड आया जिसमें वो बोल रहा है कि ऑफिशियली बीसीसीआई की तरफ से खबरें आ गई हैं, लेकिन अभी बीसीसीआई ने ऑफिशियल नहीं की है टीम। अब बताइए इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ये स्टेटमेंट आप सुनो और अपना सर धुनो, मतलब सिर्फ इसलिए कि आपको एक चैनल पे लाइव आके वीडियो डालना है, इसलिए आप कुछ भी उलझलूल बकवास किए चले जाओगे। और सुनने वाले भी ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों के लाखों सब्सक्राइबर्स हैं जो सुन भी रहे हैं और उसके ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन एक भी आदमी ये नहीं कह रहा कि भैया तू कहना क्या चाहता है, ये तो बता दे जरा कि ऑफिशियल न्यूज अभी नहीं आई है लेकिन आ भी गई है, लेकिन टीम डिक्लेयर नहीं हुई है, और टीम डिक्लेयर कभी भी हो सकती है, और टीम डिक्लेयर हो जाएगी तो हम बताएंगे। अरे यार, मुझे लगता है ये हम लोग जब यंग थे ना, उस टाइम क्या होता था, उस टाइम यूट्यूब वगैरह तो कुछ था नहीं, क्रिकेट के बारे में तो सारे लोग क्रेजी होते थे, तो सभी लोग बात करते थे। तो वहां उस टाइम हमारे जब हम लोग 1980s की मैं बात कर रहा हूं, वहां ऐसे सोसाइटीज नहीं हुआ करती थी जो कि जो आजकल हमको देखने को मिलती हैं रेसिडेंशियल सोसाइटीज। वहां कॉलोनीज हुआ करती थी, और अक्सर कॉलोनीज के बाहर एक छोटी सी पुलिया होती थी, वो जो जिसके नीचे से एक नाला निकलता था जहां से पानी सब फ्लो होता था। तो वो पुलिया के ऊपर सारे हमारी एज के सारे लड़के शाम को वहां बैठ के, और ये फिर सारी बातें होती थी जो आजकल यूट्यूब पे ये सारे बच्चे करते हैं, बैठ जाते हैं वही 18, 20, 25 साल के, और वहां बैठ के वो काम करते हैं। तो यूट्यूब ने एक काम तो बहुत अच्छा किया है कि ये जो पुलिया पे बैठ के ये जो बदमाशी और ये सब करते थे वो सब बंद हो गई है, और वो सब यूट्यूब पे आ गए हैं, और यूट्यूब पे वो शराफत से बात भी करते हैं, क्योंकि उनको यूट्यूब पे करियर भी नजर आ रहा है, तो वो करते हैं बात। और मुझे हमेशा अपना वही यंग टाइम याद आ जाता है कि ये सब लोग वैसी ही बातें कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें भी वही है कि हर चीज में अब चूंकि ये लोग 4-5 लोग बैठे रहते हैं, तो अब इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अब इनको लाइव भी करना है, क्योंकि अब इनको पैसे भी कमाने हैं। तो हर चीज में कोई बात हो या ना हो, बस ब्रेकिंग, विराट कोहली आ रहा है, ब्रेकिंग, विराट कोहली नहीं आ रहा है, ब्रेकिंग, विराट कोहली अभी बाथरूम जाते हुए दिखा था, ब्रेकिंग, बुमराह ने थोड़ी ज्यादा सांस ले ली है, उसकी ब्रेकिंग, और मुकेश कुमार पता नहीं टीम में होगा कि नहीं, उसकी ब्रेकिंग। अरे पागल लोगों की तरह कुछ भी टाइम खराब करते हैं ये लोग। अरे उसके बजाय अगर कुछ सब्सटेंशियल करे तो कुछ देखने वाले को भी मजा आए। तो इस तरह के वीडियो भर भर के मेरी फीड में आते हैं, और ना चाहते हुए भी अब वो ब्रेकिंग लिख देते हैं, तो देखना पड़ता है कि क्या ब्रेकिंग है, और फिर खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात हो जाती है कि इनके पास तो कोई न्यूज ही नहीं थी। ये अल्टीमेटली वही कह रहे हैं कि वो बीसीसीआई जब डिक्लेयर करेगी तो करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है टीम जब आएगी तब आ जाएगी, लेकिन इंडियन टीम को बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। ये सारे बल्लेबाजों को कमर कसने की जरूरत है, और कोच और मैनेजमेंट इनको बोले कि भैया तुम जरा ढंग से खेलो, वरना हमने लट को तेल पिला के रखा हुआ है और तुमको मुर्गा बना के पीटेंगे। तो वो करना भी चाहिए। ये हमारे जमाने में कोचेज यही बोलते थे कि बेटा जरा संभल के, अगर ओवर पिच बॉल पे अगर आउट होके आए ना तो आना मत, और आओगे बल्कि आना तो पड़ेगा ही,
और आओगे तो ना तो बैटिंग मिलेगी ना बॉलिंग मिलेगी, बस ग्राउंड के चक्कर लगाओ, पूरी एक्सरसाइज करो, सारे रन डाउन करो, सारी स्प्रिंट लगाओ और फील्डिंग करते रहो बस। और बैट को हाथ लगाने का सोचना भी मत। ये इस तरह की इनका ट्रीटमेंट होना जरूरी है। मैं तो सही बता रहा हूं, ये कोचेस जो है इन सबको पता है। राहुल द्रविड़ है, ये 3 साल का वो है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, अभी तो खत्म भी हो गया है, अभी पता नहीं आगे आएगा कि नहीं आएगा। अरे बोल देना चाहिए कि साले शक्ल मत दिखाना, गंदा शॉट मार के आउट हुए ना, भाग जाना वहीं से, और तेरा शाम का खाना बंद, या सुबह का ये नहीं मिलेगा, अंडे खाना बंद, दूध नहीं मिलेगा, ये सब पनिशमेंट करना जरूरी है इनको, ये बच्चों की तरह, क्योंकि बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं तो इनका पनिशमेंट भी वैसे ही होना चाहिए। इनको कोई शर्म नाम की चीज ही नहीं है, ये हार हूर के बाहर बैठे रहते हैं और आउट हो जाएंगे गंदे शॉट लगा के, बाहर बैठ के तालियां बजाएंगे। अरे क्या बेवकूफी की बात है। तो इंडियन टीम को अभी बहुत ज्यादा सोचना है। इंग्लैंड टीम इतना आसान नहीं है। इंग्लैंड टीम, आप लोग क्या सोच रहे हो, वो मजाक करने नहीं आए, वो तो पेलने आए हैं बुरी तरीके से। वो तो कह रहे हैं हम तो बेइज्जती करके जाएंगे इंडिया की इंडिया में। और उनको अब समझ में भी आ गया होगा। ये इंडियन टीम को या इंडियन टीम मैनेजमेंट को समझ में आ रहा हो या नहीं, इंग्लैंड को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है कि इनकी ऐसी तैसी कैसे फेरनी है। उन्हें पता है ये डरपोक है, सारे के सारे डरपोक के हैं, इनकी जान निकल जाती है, चौथी पारी में 230 रन नहीं बनते इनसे। तो उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि इनके सामने तो चौथी पारी में कुछ भी स्कोर दे दो, ये टॉम हार्टली इनके सामने डेरेक अंडरवुड बन जाएगा, ठीक है, और रेहान के सामने, क्योंकि इनकी तो पैंट गीली हो जाएगी। तो ये इंडियन टीम के लिए सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब जब इंडियन टीम डिक्लेयर होगी तब बात करेंगे उसके बारे में। मुझे लगता है श्रेयस अय्यर तो सीधा सीधा बाहर है, और केएल राहुल और जडेजा की बातें हम सुन रहे हैं कि वो फिट हो जाएंगे। अब फिट हो जाएंगे तो फिर जडेजा 100% अंदर आएगा। हालांकि हैमस्ट्रिंग की इंजरी इतनी ज्यादा आसान नहीं होती है कि वो ऐसे 10 दिन में ठीक हो जाए। मतलब आई वेरी मच डाउट इट। आई हैव गॉन थ्रू दिस हैमस्ट्रिंग इंजरी, और बहुत लंबा टाइम ले लेती है। और हमको सबको पता है कि ये टेस्ट क्रिकेटर्स भी ये अच्छे लंबे टाइम के लिए बाहर होते हैं। तो ऐसा ना हो कि रश अप करके जल्दी आ जाए और फिर पता चला मैच के दौरान अनफिट हो गया, तो बहुत भारी पड़ जाएगा ये। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि एक टेस्ट और बैठा रहे बाहर भैया। लेकिन अगर पूरी तरह 100% फिट हो गया तो आ जाए अंदर। अब वो आ गया तो कुलदीप यादव के ऊपर तलवार गिरेगी। फिर उसके बाद केएल राहुल आता है तो केएस भरत को भगाओ, क्योंकि केएस भरत तो बहुत बड़ा जानलेवा खिलाड़ी है, ये हमारा जान लेके ही छोड़ेगा ये। अरे यार बर्बाद कर दिया इसने, हमको बहुत पागल कर दिया है किस तरह से खेलता है। और अपने होम ग्राउंड में इसने रन नहीं बनाए तो ये कहां बनाएगा रन। श्रेयस अय्यर की जगह आप लो सरफराज को, जो अभी परफॉर्मेंस करके आया है, उस आदमी का कॉन्फिडेंस है, उसको खिला दो। और तो बाकी मुकेश कुमार बाहर जाएगा। अब सिराज को तो अंदर आना ही है मुकेश कुमार की जगह, लेकिन अगर बुमराह नहीं खेला तो फिर क्या होगा, फिर तो मुकेश हमारी जान पे आएगा। मैं तो कहता हूं कि सिराज को अकेले खेलने दो, और फिर कुलदीप को भी टीम में रहने दो, और जडेजा को भी रहने दो, क्योंकि मुकेश कुमार तो खेला नहीं खेला बात बराबर है, उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं, जब बीसीसीआई टीम डिक्लेयर करेगी तब करेंगे बात। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मैं परसों अचानक वो हॉटस्टार पे मुझे एक नोटिफिकेशन आया जिसमें इंडिया अंडर 19 का मैच चल रहा था। हालांकि मैं वो इंडियन टीम के सीनियर टीम के अलावा और कोई मैचेस देखता नहीं हूं, लेकिन वो अचानक जब नोटिफिकेशन आया तो मैंने स्कोर देखा। साउथ अफ्रीका ने 244 रन बना दिए और सेमीफाइनल था, तो मैंने कहा चलो स्कोर देख लेते हैं। अब स्कोर देखा और उसके बाद मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ। मैंने देखा तो इंडियन टीम के बच्चों ने क्या बैटिंग की है, मतलब बहुत खराब भी बैटिंग की और बहुत अच्छी भी की। शुरुआत में विकेट क्या स्विंग और सीम हो रहा था साउथ अफ्रीका में। सेकंड इनिंग्स में पहली बॉल पे जो आउट हुआ है ओपनर, फिर वो आदर्श सिंह नाम है शायद उसका, फिर अर्शिन कुलकर्णी, फिर वो मुशीर खान सरफराज का भाई, जो कि बिल्कुल टॉप परफॉर्मर है इस टूर्नामेंट का अंडर 19 का, सारे आउट हो गए। 32 रन पे 4 विकेट। और उसके बाद कप्तान उदय सहारन और सचिन दास ने क्या बैटिंग की है। मैं तो फिर उसके बाद तो फिर मुझे मैच देखना पड़ गया, और इतनी मैच्योरिटी के साथ बैटिंग की है। काश ये मैच्योरिटी का 50% भी हमारे सीनियर बैट्समैन दिखा दें। अगर उस मैच को मैं अगर राहुल द्रविड़ की जगह होता ना, तो मैं उस मैच की रिकॉर्डिंग भेजता इन सारे प्लेयर्स को, बल्कि अपने सामने चला के बड़े मॉनिटर पे इनको नालायकों को दिखाता कि देखो बैटिंग ऐसे की जाती है। क्या मैच्योरिटी के साथ बैटिंग की है। 32 रन पे 4 विकेट, उसके बाद 171 रन की पार्टनरशिप की,
और क्या शानदार, कोई हवा में शॉट नहीं, कुछ नहीं, सारे ग्राउंडेड शॉट्स, बिल्कुल। कभी एकाध एज निकली थी उसकी बस, सचिन दास की। उसके अलावा क्या मैच्योरिटी से बैटिंग की है, क्या मतलब, इट वाज एन इम्पॉसिबल मैच। बहुत ही बढ़िया। और उस लेवल पे, अंडर 19 लेवल पे इतनी मैच्योरिटी के साथ मैच स्कोर करना, जबकि 30 रन पे 4 विकेट हो गए हैं और आपको 211 रन और बनाने हैं, 215 रन और बनाने हैं, उसके बाद ये लोग लेके गए। क्या बैटिंग की है। मुझे लगता है मतलब कुछ अंडर 19 के ये जो मैंने प्लेयर्स देखे हैं, इसमें सचिन दास इज अ श्योर शॉट रिप्लेसमेंट फॉर विराट कोहली। आप अगर देखें उसकी बैटिंग तो ही प्लेज जस्ट लाइक विराट कोहली। मतलब ही इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विराट कोहली एंड शुभमन गिल। कुछ शॉट्स उसके शुभमन गिल से भी मिलते हैं, खासतौर पे वो मिड विकेट पे जो चपाटा सा मारता है, और कवर ड्राइव उसकी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। और टेम्परामेंट एकदम टॉप क्लास। उदय सहारन इज अ वेरी गुड बैट्समैन, बहुत बढ़िया बैटिंग की है। और फिर मुशीर खान इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, बैट्समैन भी बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम में ये लोग बिल्कुल आप अगले 2-3 साल में इनको देखेंगे, और आईपीएल में तो 100% ही देखेंगे। फिर उसके बाद वो एक सचिन लिम्बानी करके जो बॉलर है इनका, लेफ्ट हैंडर, वो तो गजब का ही उसने शॉट मारा, छक्का मारा। जब 14 बॉल में 17 रन चाहिए थे, छक्का मार दिया उसने। मैं ऐसे टैलेंडर्स पसंद करता हूं। आखिरी में आओ तो बल्ला तो घुमाओ कम से कम, बॉलर का अगर गलत बॉल फेंकेगा तो छक्का तो पड़ना चाहिए ना। तो हमारी सीनियर टीम के जो टेलेंडर्स हैं, बॉलर को पता है इनको फुल टॉस भी फेंक दो तो ये 1 रन ले लेंगे उस पे। ऐसी हालत है इनकी, पता नहीं कुलदीप यादव कब सीखेगा यार। ये दुनिया भर का जिम करते रहते हैं यार, कुछ करो यार, मोटी मसल्स बनाओ, मारो छक्के मारो, कभी तो दिखा दो है। ठीक है यार, चलो अब हो गया। तो आप मिलते हैं जब इंडियन टीम डिक्लेयर होगी, उसके बाद बात करेंगे अपन। आई एम विकास सक्सेना, थैंक यू सो मच।